नमस्ते डॉक्टर यश गुप्ता। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हेडलाइंस त्रिपुरा के एक पॉपुलर न्यूज चैनल है, उसकी तरफ से कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो हमको पता चला कि आप वायरस के ऊपर काम कर रहे हैं, वायरस के मॉलिक्यूल स्क्रीनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या आप व्यूअर्स को बोल सकते हैं कि आपका करंट रिसर्च क्या है? जी, हमारा करंट रिसर्च अभी नॉर्मली जो है वो मलेरिया और लिशमानिया के लिए दवाई बनाना है। अच्छा। तो हम लोगों का जो रूटीन काम है वो प्रोटीन जो होते हैं, जो रोग कारक सूक्ष्मजीवी होते हैं, उनके जो प्रोटीन होते हैं उनको हम टारगेट करते हैं अलग अलग दवाइयों के जरिए। अच्छा, तो आपका कोरोना वायरस के साथ रिसर्च का कनेक्शन क्या है? जी, तो आउटब्रेक के बाद हम लोगों ने, हमारे पास एक काफी एक पाइपलाइन है जिसमें हम लोग प्रोटीन्स अगर हमें पता है हम उनके लिए कंपाउंड या ड्रग्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके लिए काम करती हूँ। तो उसी पाइपलाइन में हमने कोरोना वायरस के 7 प्रोटीन्स को एनालाइज किया है। अच्छा, तो एक व्यूअर के पास एक सवाल रहता है कि बहुत बार हमारे पास ये सवाल पूछते हैं लोग इंडिया से कि आपको क्या लगता है ये जो वायरस के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला जाता है कि चाइनीज लोगों ने ये डिजाइन किया है फिर इसको निकाल दिया है बाहर, ये क्या कितना सच है? ये देखिए सर, आप ये जो कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ इतना बुरा कर सकता है, और इसके लिए एक गवर्नमेंट है और काफी बॉडीज हैं इसका ख्याल रखने के, लेकिन इसकी जो पीछे जो कारण है, जो साइंटिफिक कारण है, उन गलतियों को समझना बहुत जरूरी है। वो हमें आने वाले समय में नए वायरसों से बचा सकते हैं। तो इसमें जो पहली गलती ये हुई है, जैसे हाँ ये गलती हमारे यहाँ भी होती है कि इंडिया में भी, कि अगर आपके यहाँ पे न्यू ईयर होने वाला होता है तो उसके पहले से करीब 3 महीने पहले से कसाई घर जो है फुल टाइम काम करने लगते हैं, और जो है उसकी तैयारी के लिए पहले से काफी एनिमल्स और उनको प्रोसेस करना शुरू कर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फूड पॉइजनिंग के केस होते हैं न्यू ईयर के टाइम पे होते हैं। अच्छा, ये एक मानव जनित कंडीशंस हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है। नेचर को नहीं पता कि न्यू ईयर कब आएगा। अच्छा, पर क्योंकि आप न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए 3 महीने से आप स्टोर कर रहे थे, कुछ स्टोरेज अच्छा हुआ, कुछ स्टोरेज इम्प्रॉपर हुआ, कुछ बीमार एनिमल स्टोर कर दिए गए। अच्छा, तो इस तरह से एक आउटब्रेक हुआ। तो इसी तरह से जो चाइना का जो वुहान शहर है वहां पर काफी ठंड होती है, और इनका न्यू ईयर जो था वो जनवरी एंड में पड़ना था, और इसके लिए पहले से काफी सारे एनिमल्स वगैरह जो रूरल एरिया से हैं वो अर्बन एरिया में स्टोर किए जाने लगे ठंड में। और ठंड में जैसा कि आप जानते हैं स्टोर करने के लिए दे हैव टू बी स्टोर्ड इन अ वार्मर प्लेस, और काफी तरह की स्पीशीज एक साथ रखी गई। अच्छा, तो ये जो कंडीशंस क्रिएट हुई, क्योंकि ये जो वायरस है इसके अंदर एक बड़ा अजीब सा चेंज है कि ये एक स्पीशीज से, यानी कि जो एक तरह के एनिमल्स हैं उनसे दूसरे जीवों में जंप कर जाता है। अच्छा, जो कि नॉर्मली ऐसा वायरस आसानी से नहीं कर पाते। तो एक चीज हमको भी पता चला है कि जितना भी हम लोगों ने साइंटिफिक पब्लिकेशंस फॉलो किया है कि इस वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता चला है कि ये वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग में कुछ मैन मेड वायरस नहीं लग रहा है कि ये नेचुरल वायरस है। लेकिन वुहान में भी एक वायरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है चाइना में, जहाँ पे भी इस पर्टिकुलर वायरस को लेकर काम हो रहा है। तो बहुत लोगों की मानना यह है कि अभी तक हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रूव नहीं हुआ है, बहुत लोगों का मानना है कि वो कोई इंस्टीट्यूट से वायरस बेसिकली एक इंटर्न के बॉडी में गया, फिर वो इंटर्न बॉयफ्रेंड के पास गया, फिर वहां से स्प्रेड हुआ। तो ये क्या सच है या इसका कुछ एविडेंस है? इसका कोई मॉलिक्यूलर बेसिस पे एविडेंस नहीं है। जो ये वायरस का आरएनए है इसके अंदर जो जीन्स हैं ये 2 ऑर्गेनिज्म से आई हैं, एक तो चमगादड़ यानी कि पैट, और दूसरा एक पेंगोलिन जो हमारे यहाँ पे इंडिया में कम पाया जाता है। तो ये 2 एनिमल्स हैं, इनके बीच इनके दोनों के वायरसों से इसकी सीक्वेंस मिलती जुलती है।
इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इसको लैब में बनाया गया है, ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं है। तो डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल आ जाता है कि ये वायरस काफी नया है, इसके बारे में सिम्टम्स के बारे में बहुत सारा सिम्टम्स कॉमन है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अभी इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में आप बता सकते हैं कि जैसे कि कॉमन कोल्ड, कॉफ, बॉडी पेन, हेडेक्स जैसा रहता है, बुखार रहता है, इसके साथ और कुछ नया सिम्टम्स पता चला इसके साथ? जी हाँ, ये वायरस के सिम्टम्स बाकी वायरसेस से काफ़ी डिफरेंट और कई सारे सिम्टम्स जो हैं काफ़ी यूनिक हैं, क्योंकि दूसरी किसी बीमारी में देखने को नहीं मिलते। सबसे कॉमन जो इसका सिम्टम जो फ्लू लाइक सिम्टम है कि जिसमें हल्का सा फीवर, खांसी और थोड़ा बहुत जुकाम जैसा रहता है। लेकिन ये जब बीमारी थोड़ी सी गहरी हो जाती है, थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो जाती है, तो लोगों को सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो होती है डिफिकल्टी, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जो पेशेंट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं वो कहते हैं उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटे पाइप से सांस ले रहे हैं, स्ट्रॉ से सांस ले रहे हैं। तो ऐसा जो दम घुटने जैसी फीलिंग है वो सबसे ज्यादा मेन कॉमन सिम्टम है। लेकिन कई सारे दूसरे सिम्टम्स जैसे कि पैर और हाथों पे लाल चकत्ते पड़ना और हेलो जी, पैर और हाथों पे लाल चकत्ते पड़ना और कई तरह का सिर दर्द और काफी मतलब एंसेफ्लाइटिस यानी कि दिमागी सूजन जैसे सिम्टम जिसमें आदमी अजीब सी हरकतें करता है, ये भी अनकॉमन नहीं है, कई तरह के पेशेंट्स में देखने को मिला है। और खासतौर पे अभी जो नए डेटा सामने आ रहे हैं उसमें यंग लोगों में जो मतलब जो माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के टारगेट नहीं है, उन लोगों में स्ट्रोक के चांसेस ये बढ़ा देता है। तो अभी तक में जहाँ पे भी देखा गया ये सिम्टम देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा एज लोगों में ये ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है और बच्चों में बहुत कम है। तो एज के बारे में बताइए आप, और ये बताइए कि बच्चों का कितना चांसेस है ये स्प्रेड होने का। जहाँ तक वायरस के फैलने का सवाल है, इसको एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये हर किसी एज ग्रुप को हो सकता है, हर किसी रेस के आदमी को हो सकता है। लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो जो हैं जो एजेड लोग हैं या फिर जिनको डायबिटीज है या कोई और इम्यूनोसप्रेस कंडीशन है या इवन और साथ में बीमारियां जैसे इंडिया में सबसे कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है, तो इन बीमारियों के चलते ये सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव होकर लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अच्छा। एक चीज है, हमारा त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और त्रिपुरा में अभी तक 2 केसेस पॉजिटिव पाया गया और दोनों को क्वारंटाइन में लिया गया और गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट ट्रेस करके उनके कॉन्टैक्ट्स को भी टेस्टिंग किया है, फिर वो टेस्टिंग से नेगेटिव आया बाकी सब में। लेकिन जो 2 लोगों में पॉजिटिव मिला था उन लोगों का भी एक का रिलीज हो चुका है अभी हॉस्पिटल से और एक होने वाला है। तो हमारे स्टेट में गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली डील किया ये मैटर को क्वारंटाइन करने के लिए। आप भी इंडिया से मध्य प्रदेश से, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में हमारा सिचुएशन अभी कैसा है और गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्शन किया, कैसे एक्शन लिया है? इंडिया में तो अभी यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे साइंटिफिक सर्कल है वो लोग इंडिया के जो ठोस कदम उठाए उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल कर पाना अभी तक किसी भी देश की बस की नहीं रही है। इवन जैसे अगर हम मान लें कि गर्म देशों में ये वायरस नहीं फैलता है, पर ब्राजील में और दूसरी नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा नहीं देखा गया है। तो इंडिया ने वाकई इस वायरस को काफी अर्ली रिस्पॉन्स करके इसको काफी कंट्रोल किया है। मुझे एक चीज पता चला कि जब हम लोग यूएस में व्हाइट हाउस डिस्कस कर रहा था कि हमको मास्क पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, हमको जो रेगुलेशन थे, तब इंडिया में ऑलरेडी लॉकडाउन कर दिया था और इंडिया में मास्क पहनना रूल्स कर दिया गया था, तो और बाहर जाने के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया था।
तो मुझे लगता है कि हम लोग यूएस में काफी देर में रिएक्ट किया है, व्हाइट हाउस काफी देर में रिएक्ट किया है। तो आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मुझे नहीं लगता कि देर में रिएक्ट किया। मुझे ये लगता है कि देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप। जो इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही थी, जानकारी हमें यूएस को चाइना से मिल रही थी, वो इनकम्प्लीट थी। उसमें इसको बहुत ही नॉर्मल बताया गया। डेथ रेट और जो कंडीशंस हैं वो कम बताई गई थी, जिसके कारण अगर वाकई अगर कोई बीमारी है जिसके अंदर बहुत ही कम डेथ रेट है और बहुत ही रेयर कंडीशन के लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो एक कंट्री वाइड रिस्पॉन्स जरूरी नहीं लगा होगा शुरू में। अच्छा। जैसे जैसे स्थिति बदली और जब उसके सही आंकड़े आते गए तो यूएस ने उस पर रिएक्ट किया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपके ओपिनियन में सुनना चाह रहा हूँ इसके बारे में। जब चाइना में मेजोरिटी वुहान से लेकर चाइना में ये हैवॉक चल रहा था, मीडिया से हो रहा था, तो मेरा एक चाइनीज दोस्त है जो चाइना में डॉक्टर है, वो हम लोग एक साथ शिकागो में काम किया है यूनिवर्सिटी में। फिर वो चाइना वापस गया। मैं उसको पूछा कि कैसा सब चल रहा है, तो वहाँ से मुझे लिखा था कि सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत अपडेट दिया था। तब हमारे यूएस में तब कुछ नहीं चाहिए, हम लोग कुछ टेंशन नहीं ले रहे थे इसके बारे में। लेकिन क्या आपको लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट WHO को कंफ्यूज किया गया है और WHO के द्वारा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भाषा पर हाइड किया गया है, जिसके कारण आज वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड ज्यादा हो चुका है? सबसे बड़ा जो इसमें इशू ये है कि चाइना में कंट्रोल मीडिया है। उनको हर चीज पब्लिश करने के पहले अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो हम ये सीधे कह सकते हैं जो भी जानकारी का अभाव रहा उसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, और जिसके लिए उसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, सभी देश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान हुआ वो इटली और यूएस को ही हो रहा है कि उनके गलत जानकारी के कारण, सही गाइडलाइन नहीं आने के कारण ये सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल बेलगाम और बहुत ज्यादा फैल गई। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास हम वैक्सीन और वगैरह रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के पहले आपसे एक पूछना था ये चीज कि जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लोरोहाइड्रोक्विन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, व्हाइट हाउस के डिफरेंट मीटिंग्स में भी उसको प्रमोट किया गया है। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन से इवन कल देखा गया कि FDA ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज किया है, इसका जिनकी ट्रायल जितना भी है बहुत ही कम है, उतना खास मेडिसिन का इफेक्ट देखा नहीं गया कोरोना वायरस पेशेंट्स के ऊपर। अगर देखा गया है कि कोरोना वायरस पेशेंट्स का ज्यादा मौत हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, जो यूएस प्रेसिडेंट ने जो फैसला लिया वो इस बेसिस पे लिया था क्योंकि एक रिसर्च था कि मतलब क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों की प्रेजेंस में जो वायरस है उसका लोड कम होता है, और उसके बेसिस पे उसको एज अ मेडिसिन ट्राई और टेस्ट और डिप्लॉय करने का ट्रम्प उसको सपोर्ट कर रहे थे। और ये वो भी साइंटिस्ट नहीं है और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि वह जैसा सोच रहे थे वैसा ही काम करे। जब ये टेस्ट हुई और इसका सामने आया कि ये जो है ये ज्यादा काम नहीं कर रही है और ना ज्यादा हो सकता है इवन नुकसान पहुंचा रही है। और इंडिया में काफी लोगों को इस चीज से कंफ्यूजन हो गया क्योंकि ये मिलते जुलते नाम की दो दवाइयां हैं, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है वो काफी डेंजरस ड्रग है क्योंकि क्लोरोक्विन अकेले लेने से कई लोगों को जो खासतौर पर एक एंजाइम होता है हमारे कोशिकाओं में जिसका नाम है गैप, और अगर गैप कम होता है तो पूरे के पूरे जो खून पानी हो जाता है, यानी कि जो ब्लड है वो पूरा हीमोलाइसिस हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन सामने आ सकती है क्लोरोक्विन की प्रेजेंस में, जो कि हुआ भी। लोगों ने गलती से क्लोरोक्विन ले लिया, जो कि जरूरत भी नहीं है लेने की, जब तक आपको कोई इशू ना हो। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है, जो रिकमेंडेड दवाई है, वो थोड़ी सी सेफ है, पर उसके कोरोना वायरस के केस में इसका कोई खास फायदा नहीं था। अच्छा, इसके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि साइंटिफिक नॉलेज का थोड़ा सा कमी के कारण
बहुत लोग सोच रहे हैं कि जैसे कि मैंने बहुत लोगों से बात किया है कि वो बोल रहे हैं कि क्लोरोहाइड्रोक्विन ले रहा है ऑलरेडी, डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है। इवन डॉक्टर जो नर्सिंग होम में जा रहा है उनको डॉक्टर्स को दिया जा रहा है कि आप ये लीजिए प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो सिर्फ आप लोग ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं और स्पेसिफिक कोरोना वायरस सिचुएशन ये लेना आपके हिसाब से थोड़ा रिस्की है और आप इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, मैं क्लोरोक्विन बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि क्लोरोक्विन वाकई बहुत ज़्यादा रिस्की है। अच्छा। और जो ट्रायल हुआ है वो ऑलरेडी जो कोरोना वायरस पेशेंट थे उन पे हुआ है। इस ड्रग के प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में अभी कोई ट्रायल नहीं हुआ। अच्छा। सो वी डोंट नो अबाउट, अभी हमें उस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रिवेंटिव मेजर है या नहीं। हाँ, पर हम ये सीरियसली कह सकते हैं कि ये कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट नहीं है और इसे बेवजह लेना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ों में हमको सवाल पूछना था कि आप बहुत सारा अभी चारों तरफ एक निराशा, चारों तरफ एक होपलेस सिचुएशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों पे, ऑर्डिनरी लोगों में उनको पता नहीं चल रहा है कि रिसर्च कहाँ जा रहा है, कहाँ तक है। क्या आप थोड़ा हम लोग को बोल सकते हैं कि वैक्सीन रिसर्च का क्या प्रोग्रेस है करंटली? अगर हम होपलेस, मैं समझ सकता हूँ कि निराशा अजीब आदर्श अगर आपका दुश्मन है तो नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन हमारा रिसर्च बहुत एडवांस हो गया है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या 100 साल पहले के मुकाबले हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिसर्च करके इसको रोकने के तरीके ढूंढ रहे हैं। और वैक्सीन रिसर्च में हमारे पास एक नहीं कई ऑप्शंस उभर के आ रहे हैं। एक हार्वर्ड का स्टडी आ रहा है जो कि उन्होंने कंसेप्चुअल वैक्सीन बनाई है। अभी जो NIH का वैक्सीन भी जो कि 1273 mRNA 1273 के नाम से जाना जा रहा है, वो वैक्सीन भी विक्रम भी थर्ड फेज ट्रायल में डिप्लॉय होने जा रहा है। इसमें उन्होंने इनकम्प्लीट वायरस बनाया है जो कि आपके अंदर वैसा ही इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है जैसा कि एक नॉर्मल वायरस में होगा, लेकिन बिना आपको किसी भी तरह की हानि पहुंचाए। तो mRNA 1273 बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है और ये US का खुद का NIH का वैक्सीन है। और दूसरा जो एक UK का वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, वो भी अभी सेकेंड फेज पार कर गया है। वो वैक्सीन जो है वो प्यूरिफाइड प्रोटीन्स के बेसिस पे है। और थर्ड वैक्सीन जो है जो सिनोवैक बायोटेक ने बनाया है वो एक लाइव वायरस है, एटेन्यूएटेड लाइव वायरस। अच्छा। तो एटेन्यूएटेड लाइव वायरस से लोग घबराते हैं क्योंकि वो कभी भी लाइव वायरस में बदल सकता है। तो उसके मुकाबले जो US की वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत सस्ते में आपको जल्दी ही अवेलेबल होंगी अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो। बहुत बार मेरे पास ये सवाल आता है, मेरे पास ये सवाल आता है कि वैक्सीन रिसर्च क्यों फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं किया जा रहा है, वैक्सीन ओवरनाइट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं उनको यही बोलने की कोशिश करता हूँ कि रिसर्च, वैक्सीन रिसर्च में थोड़ा सा फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो ट्रायल्स चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो आप क्या थोड़ा बोल सकते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम के बारे में? जी, ये टाइम फ्रेम जो है ना वैक्सीन रिसर्च का जो टाइम फ्रेम है, तो इसमें तो आई मीन ऑडियंस को ये बेसिकली इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि वैक्सीन रिसर्च का टाइमिंग का क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा टाइम ले रहा है? देखिए, वैक्सीन रिसर्च जो उसके स्टैंडर्ड्स यानी मानक जो सेट किए गए हैं वो सेट सारे किए गए हैं इस चीज की वैक्सीन कई लेवल की हो सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन जो है बेसिकली आप एक रोगाणु का ही मिलता जुलता स्वरूप प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो कई केसेस में जो वैक्सीन होती हैं वो असली बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर उस वैक्सीन के रिएक्टिविटी होने के चांसेस होते हैं कि वो बीमारी किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह की अगर कोई दवाई है तो इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को बीमारी ना दे दें या जबरदस्ती किसी को रिएक्शन ना हो जाए, तो ये चीजें टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसमें अलग अलग चरणों में टेस्ट होते हैं।
पहला शुरू में हमेशा एक एनिमल लेवल पे टेस्ट होता है कि क्या ये मतलब कोई टॉक्सिक तो नहीं है, कोई ऐसा जहरीला इसमें फीचर तो नहीं है कि एकदम से सेल्स मर जाएंगे या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा जो कि हम इंसानों में मतलब नहीं चाहते। फिर उसके बाद हम इनिशियल स्टार्ट होता है कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि हेल्दी और इन्फेक्टेड दोनों, ध्यान रखिएगा हेल्दी पेशेंट्स को भी, हेल्दी ह्यूमन सब्जेक्ट्स को भी वैक्सीन देना जरूरी है, ये देखने के लिए कि कोई टॉक्सिक प्रभाव तो नहीं है। और साथ में कुछ इन्फेक्टेड लोगों को दिया जाता है, और उसमें भी उन इन्फेक्टेड लोगों को नहीं दिया जा सकता जिनकी जान पहले से ही खतरे में, यानी कि जिनके एडवांस सिम्टम हैं, हम उन्हें वैक्सीन नहीं देते शुरू के फेजेज में, क्योंकि हमें अभी वैक्सीन ट्राई करनी है। लोगों को अगर किसी और कारण से उनकी डेथ होती है तो वैक्सीन की डेटा में इंटरफेयर होता है, इसलिए बिल्कुल मीडियम पेशेंट पे इनिशियल टेस्टिंग होती है। उसके बाद जब पेशेंट का नंबर बढ़ाते हैं और जो क्राइटेरिया है वो रिलैक्स करते जाते हैं, धीरे धीरे सेकंड फेज और थर्ड फेज में ऐसा होता है कि जो जैसा पेशेंट आ रहा है उसको एक ग्रॉस लेवल पे कितने लोगों को हम चेक कर सकते हैं, 1000 से 2000 लोगों को ये वैक्सीन देके देखा जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो फिर उसको जल्दी से एक्सट्रापोलेट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, मुझे ये भी पता चल रहा है कि वैक्सीन में इंडिया भी काफी तरक्की कर चुका है, रिसर्च में यूएस में भी चल रहा है। एक न्यूज जो पब्लिक मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो चुका है, इसके बारे में ऑडियंस को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो रेमडेसिविर जो गिलियाड का एक मेडिसिन है जो इबोला के अगेंस्ट ट्रीट किया गया था, इबोला वायरस के अगेंस्ट, उसको देखा गया है कि 113 पीपल के अंदर वो इन्फ्यूज किया गया है, और काफी हद तक देखा गया है कि पेशेंट्स का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। तो क्या इसके बारे में बोल सकते हैं? जी, ये जो वैक्सीन है, ये जो दवाई है रेमडेसिविर, ये इबोला की वैक्सीन डेवलप की थी। ये जो वायरस के रेप्लिकेशन के लिए जो आरएनए जो होता है, जो उसका जी, पर इसका जो सूत्र होता है वो होता है आरएनए होता है वो, तो उसको रेप्लिकेट होना जरूरी है वायरस को हमारे शरीर में, पर हमारे शरीर में कोई भी आरएनए को रेप्लिकेट करने की मशीनरी नहीं है। तो उस वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक अपना खुद का एंजाइम बनाना पड़ता है, वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के अगेंस्ट में मेडिसिन है, और जो वायरस हैं ये आपस में काफी रिलेटेड होते हैं। तो फ्लेवियो वायरस और कोरोना वायरस की जो फैमिली है, दोनों आरएनए वायरस फैमिली है, और इनका आपस में डिस्टेंट रिलेटिव्स। तो इबोला की ये जो मेडिसिन है, इट इज ऑल्सो वर्किंग अगेंस्ट कोरोना वायरस, और अर्ली ट्रायल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आगे जल्दी ही ये मेडिसिन भी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, ये तो चलिए कुछ उम्मीद है एक्चुअली सब चारों तरफ निराशा नहीं है। व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहता था कि चारों तरफ निराशा नहीं है। डॉक्टर गुप्ता के साथ बात करके हम लोग ये लग रहा है कि हम लोग वैक्सीन में भी काफी तरक्की कर चुके हैं और केमिकल्स में भी काफी तरक्की कर चुके हैं। एक चीज आपको पूछना था और भी, जैसे कि हमारे पास एक न्यूज है कि IBM के सुपर कंप्यूटर्स ने ऑलमोस्ट 77 ड्रग्स को ढूंढ के निकाला है, जो हाई स्क्रीनिंग करके जो दिखाया गया है कि ये कोरोना वायरस स्प्रेड को रोक सकता है, इफेक्टिवली रोक सकता है। क्या आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं इसके बारे में? जी, एक्चुअली हम भी यही कर रहे हैं, हम भी कंप्यूटर बेस्ड ड्रग स्क्रीनिंग करते हैं। तो जो IBM ने किया है, वो जो 77 कंपाउंड्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये स्पाइक प्रोटीन पे बाइंड करते हैं। स्पाइक प्रोटीन वो वायरस के ऊपर का एक तरह का हमारे सेल्स को पहचानने का जरिया है, जिसके थ्रू वो हमारे सेल्स में घुस पाता है। अच्छा, पर समस्या ये है कि जो स्पाइक प्रोटीन है, ये सबसे ज्यादा तेजी से म्यूटेट होने वाला पोर्शन है वायरस का। ये बहुत तेजी से बदलता रहता है, ताकि वायरस जो है मतलब ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स और हर चीजों से बच सके। तो वायरस के अंदर ये मशीनरी होती है कि स्पाइक प्रोटीन जो है वो थोड़ा थोड़ा वेरिएट होता रहे। तो ये दवाइयाँ लंबे समय तक ये काम करेंगी या करेंगी भी नहीं करेंगी ये पता नहीं, लेकिन स्पाइक प्रोटीन बहुत अच्छा टारगेट ड्रग डेवलपमेंट के लिए नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा एफर्ट है। और कंप्यूटेशनल ड्रग स्क्रीनिंग एक
बहुत ही प्रगतिशील फील्ड है और इसमें बहुत कुछ नया मिल रहा है और स्क्रीनिंग वगैरह सब जोरों पे चालू है। जल्दी ही और कोरोना वायरस की ड्रग मिलनी चाहिए। अच्छा, ये एक चीज हम लोग को पता चला है कि जो न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस या लुसियाना में ज्यादा से ज्यादा आउटब्रेक सिचुएशन है, शिकागो में भी काफी आउटब्रेक सिचुएशन चल रहा है। एक देखा गया कि प्लाज्मा थेरेपी जो मरीज कोरोना वायरस से जूझने के बाद अभी ठीक ठाक है, उनके ब्लड से प्लाज्मा आइसोलेट करके फिर पेशेंट के अंदर डाला जाता है। तो ये इंडिया में भी सुना है, मैंने ICMR ने भी अप्रूव किया है, काफी रिसर्च चल रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, प्लाज्मा या कहना चाहिए सीरम थेरेपी जो है, इसमें जो ब्लड का सेल्फी फ्रैक्शन होता है, यानी कि कोशिकाएं वगैरह हटाने के बाद जो फ्रैक्शन होता है जिसमें एंटीबॉडीज होती है, वो एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट को दिया जाता है। तो जो जो सक्सेसफुली सर्वाइवर पेशेंट है जिनके अंदर वायरस उन्होंने अपने अंदर नष्ट कर लिया, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि उनका इम्यून रिस्पांस जो था, एंटीबॉडी उन्होंने बनाई उस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के काबिल है। तो अगर वो एंटीबॉडीज जो है एक नए पेशेंट को दी जाती हैं तो उनको अतिरिक्त सहायता मिलती है उनके इम्यून सिस्टम को वायरस से फाइट करने के लिए। तो वायरस को दबाने का एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता वाली एंटीबॉडी जो है वो एक प्रीवियसली एक्सपोज पेशेंट जो कि उसकी खुद की रक्षा भी करती है। इसलिए अगर एक पेशेंट है तो उसको दोबारा वही बीमारी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, आपसे ये बहुत कुछ पता चला। थोड़ा बहुत और भी आपसे पूछना था सवाल जो हमारे व्यूअर्स के पास है, सो मैं व्यूअर्स के होके आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो बोला जाता है कि ये सीजनल फ्लू का जैसा है, क्या ये कोरोना वायरस, क्या ये टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ इसका प्रभाव कम होता जाएगा? जैसे कि देखा गया बहुत सारा वार्मर कंट्रीज में बहुत कम है उसका प्रभाव। क्या आपको लगता है कि टेम्परेचर के साथ इसका प्रभाव कम होता जाएगा? जी, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के जो परिदृश्य है उसमें बहुत ज्यादा हम लोग अपना क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग एक पूरे के पूरे मॉल जैसी बड़ी जगह को पूरा AC से कंडीशन करके उसको आरामदायक कंडीशन में ला रहे हैं। तो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, इंसान का इंसान से जो बीमारी फैलना है, वो जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है, न कि पूरे क्लाइमेट के एनवायरनमेंट में। तो आपका जो ऑफिस एयर कंडीशन है, आपका जो शॉपिंग मॉल एयर कंडीशन है, तो जो ट्रांसमिशन में आपको क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा इफेक्ट नहीं दिखता। हाँ, सही है। लेकिन ग्रॉसली जैसे अगर हम ये देखें कि ट्रेन वगैरह में जैसे फैलता है, ट्रेन वगैरह में फैलता है, तो वहां पे अगर वो एयर कंडीशन नहीं है तो वायरस के फैलने के चांसेस कई गुना कम है कंपेयर टू AC कंपार्टमेंट। अच्छा। तो ये एक चीज देखा गया है कि डॉक्टर गुप्ता, रिसेंटली मैं देख रहा था कि नेशनल जियोग्राफी चैनल में देख रहा था कि न्यूयॉर्क के एक जू में एक टाइगर के बॉडी में कोरोना वायरस मिला है। तो पेट एनिमल्स फिर बाद में देखा कि टाइगर्स और लायंस की बॉडी में मिला है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एनिमल्स ये ह्यूमन एनिमल के पास जाता है या एनिमल्स को भी डिजीज होता है? देखिए, इसकी पहली रिपोर्ट जो आई थी वो जनवरी एंड ऑफ फरवरी बिगिनिंग में आना शुरू हुई थी। यूरोप में कई सारे कैट्स, खासतौर पर कैट फैमिली के एनिमल्स जो थे वो पॉजिटिव आए थे। और ये सबसे पहली रिपोर्ट जो थी इसकी बेल्जियम में थी, इसमें एक कैट जो थी वो पॉजिटिव आई थी और उसको माइल्ड बीमारी हुई थी, उसके खास सिम्टम थे नहीं। तो क्योंकि इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन को फैलने के लिए उसको आपके अंदर सिम्टम खांसी या इस तरह के सिम्टम आने जरूरी है ताकि उसका जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो फैल सके। तो वो एनिमल्स में नहीं होता। तो बेसिकली आपको आपके पेट जो है वो आपसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन पेट से पेट को और पेट से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा। तो फिर भी अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है तो फिर भी अपने पेट से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज और भी सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है कि जैसे कि कोरोना वायरस जो ह्यूमन टू ह्यूमन तो ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन ये लोग ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं,
तो ये इसका स्प्रेड थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फ्रोजन फूड्स के थ्रू से भी कैसा होने का चांसेस कैसा है? देखिए, जो फूड जो फूड पैकिंग और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो भी फ्रोजन चीजें हैं वो किसी न किसी तरह के प्लास्टिक बैग में सील्ड होती हैं। तो कंटेनर है, अगर वो किसी वजह से इन्फेक्ट हो भी रहा है तो नॉर्मल सैनिटाइजिंग जो आप कर सकते हैं उसकी साबुन के पानी से या डिटर्जेंट वाटर से, वो काफ़ी होती हैं उसका बैग वगैरह साफ करने के लिए। और सही बात है, जो सब्जियां और जो कच्ची चीज़ें हैं उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन हम 90% जो सब्जियां हैं वो हम पका के खाते हैं। जो सब्जियां हम कच्ची खाते हैं उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप अच्छे से उनको साबुन से धोएं। अच्छा। और डिटर्जेंट से नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट जो है अगर थोड़ा सा भी आपके खाने में जाता है तो वो आपको नुकसान कर सकता है। लेकिन जो साबुन है, जो क्लासिकल साबुन है, वो एक सोडियम सॉल्ट है, फैटी एसिड, क्योंकि हम पचा सकते हैं। अच्छा। और एक चीज हमको पता चला है कि साबुन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वायरस के कैप्सिड को डैमेज करने के लिए भी बहुत हद तक सक्सेसफुल है। तो जैसे कि बहुत लोगों को बोल रहे हैं कि हमको सैनिटाइजर नहीं है, डिसइंफेक्टेंट वाइप्स नहीं है, तो बोला जाता है कि आप थोड़ा साबुन का पानी भी यूज कर सकते हैं साफ सुथरा करने के लिए, और साबुन का पानी भी एज इफेक्टिव एज डिसइंफेक्टेंट वाइप्स। जी, अगर आप खाने पीने की चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो साबुन का पानी काफ़ी है। और अगर जैसे डोर नॉब, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, सॉलिड सर्फेसेस, मेटल सर्फेसेस, तो उसके लिए डिटर्जेंट रिकमेंडेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डिटर्जेंट वाटर से उसको क्लीन करेंगे तो इट विल बी एक्टिंग एज अ डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, तो हमारे इंडिया में तो मास्क काफी पॉपुलर है, अभी सब लोग यूज कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए कंपलसरी है। तो मास्क को रीयूज करना पॉसिबल है वॉश करके, जैसे कि क्लॉथ मास्क है उसको वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। और आपका क्या मैसेज रहेगा? जैसे कि मेरे स्टेट में त्रिपुरा में काफी हद तक लॉकडाउन सक्सेसफुल है, गवर्नमेंट पुलिस सब इसमें इन्वॉल्व है सक्सेसफुली। लोगों में रूल्स फॉलो करने की जनरल टेंडेंसी है, तो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। लेकिन आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे स्टेट के लोगों के लिए? देखिए, मास्क के यूज करने की या उसको डिसइंफेक्ट करने की जो मैं बात है, ये डिपेंड करता है कि मास्क कौन सा है। अगर वो प्योर कपड़े का मास्क है तो वाकई वो धोया जा सकता है साबुन से, इट इज मोर देन इनफ। पर कई सारे यूज एंड थ्रो मास्क आते हैं क्योंकि दोबारा यूज करने से और नुकसान हो सकता है। अच्छा। दूसरी बात, अगर आप मास्क को दोबारा यूज करना चाहते हैं तो 3 चीजें आपको बहुत जरूरी है, उसको ध्यान रखना। मास्क बदलते वक्त आपको हाथ धोना, उससे पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप गंदे हाथों से अगर मास्क लगा रहे हैं तो वो मास्क दोबारा आप के मुंह पे लगेगा और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा। दूसरा, आप मास्क स्टोर करेंगे वो एक पेपर बैग में स्टोर करें। और पेपर बैग को अगर आपको लगता है कि स्टेबलाइज करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको गर्म प्रेस से अगर प्रेस कर लेंगे तो यू कैन स्टोर दोस मास्क इन पेपर बैग। और एक बहुत ही अच्छी मुझे बायोसेफ्टी लेवल 4 ट्रेनिंग मिली, यानी मैं वायरस सर्टिफिकेट पे काम कर सकता हूँ। मेरी पीएचडी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में थी। तो एक बहुत ही अच्छी लैब ट्रिक है जो मैं बताना चाहूंगा कि आप जो हमें राइट और लेफ्ट हैंड, एक हम लोग एक ही हाथ यूज करते हैं ना, राइट या लेफ्ट, तो जो भी हमारा डोमिनेंट हैंड है उसको हम लोग जो नॉर्मल टास्क है, जैसे कि दरवाजे का हैंडल खोलना, शॉपिंग के टाइम पे कार्ट धकेलना, या फिर कोई सामान शॉपिंग के लिए लेना या कुछ भी छूना, वो आप प्लीज लेफ्ट हैंड से करें। और अपना राइट हैंड हमेशा पॉकेट में रखें या उसको अनवांटेडली किसी इन्फेक्टेड चीज से टच ना करें, उसको बचा के रखें ऐसे काम करने के लिए जो कि आप जानते हैं कि साफ है, यानी कि आपके कपड़े, या फिर आपको मुंह पे अपना मास्क ठीक करना है, या फिर कोई भी ऐसा चीज है जो कि आपको कभी अर्जेंसी में, जैसे अचानक से आपका बच्चा गिर गया, उसको आपको उठाना है, उसके मुंह पे कुछ लग गया, आपको पूछना है, तो एनीवे योर वन हैंड शुड बी क्लीन ऑलवेज। आपके पास एक क्लीन हैंड होना चाहिए और एक हैंड जो है आप हर चीज के लिए यूज कीजिए। और ध्यान रखिए कि जब आपको मौका मिले आप उसको धो लें। तो इस तरह से आप जब साबुन लेते हैं, साबुन का बटन प्रेस करते हैं, तो आप अपना
राइट हैंड यूज कर सकते हैं। ये चीजें जो आपको डिसइंफेक्टेड रखनी है, आपको कंटेमिनेट नहीं करनी है, अपने घर की कंटेमिनेशन नहीं लेके आना है, तो आप हमेशा अपने दोनों हाथ में डिवाइड करके इस चीज को काफी कर सकते हो। और इवन आप दिमाग में एक कलर कोड भी रख सकते हैं कि जो चीज कंटेमिनेटेड हो सकती है, किसी और ह्यूमन के कांटेक्ट में आई हो सकती है, वो जो है वो थोड़ा सा उनको आप सोचिए कि वो हरे कलर की है, और जो साफ है वो किसी दूसरे कलर की है। तो आपको एक ध्यान रहेगा कि इस चीज को सही हाथ से छूना है और मिक्स नहीं करना है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये भी दिखाई देता है कि मैं यूएस में देख रहा हूँ कि लॉकडाउन सिचुएशन ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे भी लोगों में मेजोरिटी लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है कि छुप छुप के थोड़ा बहुत पार्टी कर रहे हैं, छुप छुप के किसी के घर जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, पार्टीज हो रहा है। तो ये स्वाभाविक तौर से ये हमारे इंडिया में भी हो रहा होगा। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है वायरस क्या है। ये वायरस ना किसी का रंग देखता है, ना किसी का धर्म देखता है, ये जिसको भी सामने मिलता है उसको भी एक पकड़ लेता है। तो क्या आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप उसके डेमोग्राफिक में नहीं, यानी आपको लगता है कि ये वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, फिर भी ये हो सकता है आपके चाहने वालों को या आपके रिश्तेदारों को या आपके जो दूसरे लोग कॉन्टेक्ट में आएंगे जिनको आप नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये आपके थ्रू उनको नुकसान पहुंचाए। सिर्फ अपने लिए नहीं, एक सोसाइटी एज अ होल, यानी पूरे समाज के लिए और अपने चाहने वालों के लिए आप अपने आप को कंट्रोल करें। ये ह्यूमन स्वभाव है, खुश रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तरीके ढूंढे जा सकते हैं, ऑल्टरनेट ढूंढे जा सकते हैं, और इंटरनेट के और काफी जब आज इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं, आप अपना टाइम अपने आप सोशल गैदरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि दूसरे इंसानों से दूर रहें, सिर्फ अपने लिए नहीं, सोसाइटी एज अ होल और खास तौर पर अपने क्लोज कॉन्टेक्ट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता। आपने ये इंफॉर्मेशन हमारे हेडलाइंस त्रिपुरा के व्यूअर्स के लिए जो मैसेज आपने दिया है, जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आपने मुझे मौका दिया बात करने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। নমস্কার, আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন আমেরিকা থেকে সরাসরি বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী সৈকত চক্রবর্তী। আমি প্রণব আছি আগরতলা স্টুডিওতে। যে জিনিসটা জানার সেই জিনিসটা হলো আপনি যে আরেকজন ভাইরাস বিশেষজ্ঞ যশ গুপ্তার সাথে বিস্তারিত কথা বলেছেন, আমি এটা শুনেছি। এ ব্যাপারে আপনি আরেকটু যদি মানে খুব সহজ ভাষায় আপনি যদি ত্রিপুরার মানুষকে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন ত্রিপুরা দর্শকদের। আচ্ছা, নমস্কার, আমি সৈকত চক্রবর্তী। শিকাগোতে আমি বর্তমানে ভাইরাস নিয়ে কাজ করছি, কিন্তু আমার ভাইরাসটা একটু অন্যরকম। আমরা বেসিক্যালি ভাইরাস দিয়ে জীবন রক্ষা করি, যেখানে করোনা ভাইরাস চারিদিকে মৃত্যুর কারণ। তো আমি আমার এক পরিচিত বন্ধু প্লাস ইউনিভার্সিটির সিনিয়র ডক্টর প্রকাশ ক্যাম্পাইয়া, যিনি অধ্যাপক এবং গবেষক শিকাগোতে লয়াল ইউনিভার্সিটিতে, ওরা করোনা ভাইরাস নিয়ে কাজ করছে। তো আমি ডক্টর ক্যাম্পাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি, ওনার অপিনিয়ন নেওয়ার চেষ্টা করি। উনি খুব ব্যস্ত থাকায়, বিভিন্ন মিটিং এ ব্যস্ত থাকায়, প্লাস কারেন্টলি আমেরিকার গবেষণার মেইন কেন্দ্রবিন্দু করোনা ভাইরাস, তো উনি এক্সট্রিমলি ব্যস্ত থাকায় উনি আমাকে টাইম দিতে পারেননি। কিন্তু ওনারই একজন ল্যাবের কর্মী এবং যশ গুপ্তা, ডক্টর যশ গুপ্তা, সেও ভাইরাসের উপরই কাজ করছে, স্মল মলিকুল স্ক্রিনিং করছে। তো আমি যশ গুপ্তার সাথে ডিটেলসে কথা বলি এবং কিছু কিছু পয়েন্ট, যেমন ধরুন কি কি মলিকুলস আজকাল অ্যাডভান্সমেন্ট দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু মলিকুলের পারফরমেন্স বেটার দেখা যাচ্ছে, কিছু ভ্যাকসিনের পারফরমেন্স বেটার দেখা যাচ্ছে, সেগুলি নিয়ে ওভারঅল একটা ডিসকাশন হয়। যশ যেহেতু করোনা ভাইরাস নিয়ে স্পেসিফিক্যালি ফোকাস আছে তার রিসার্চ,
সে আরো বেশি তথ্য দিতে পারে আমাদের ডিসকাশনে। তো আমার মনে হলো ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু তথ্য খুবই নতুন এবং সেই সব তথ্যগুলি আগে আমরা ডিসকাস করিনি, আগে আমরা এইসব ব্যাপারগুলি তুলে ধরিনি। বিভিন্ন ধরনের সেফটি মেজার্স নিয়েও ইয়াশ গুপ্তা, ডক্টর গুপ্তা আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। তো এই ডিসকাশনটার মেইন পারপাস হলো কারেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট ইন থেরাপিউটিক্স এন্ড রিসার্চ প্লাস কিছু কিছু নতুন তথ্য যেগুলি আমাদের জানা দরকার। আচ্ছা, একটু যদি আপনি যদি বলেন যে ডক্টর গুপ্তা ভাইরাস নিয়ে, এই যে ভাইরাসের চরিত্র, এই যে ভাইরাসের ক্যারেক্টার নিয়ে কি বলেছে, আমি যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা উনি বলছেন যে এই ভাইরাসটা ম্যানমেড না, এই ভাইরাসটা হয়তো অ্যানিমেল থেকে এসছে, তাই তো বলেছেন উনি? হ্যাঁ, আপনি যদি মনে করে থাকেন আমরা লাস্ট টাইম যখন ডিসকাস করেছিলাম, যখন আমি বিভিন্ন রকম তথ্য থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বেসিক্যালি ভাইরাসটা গঠন, আমরা যখন জেনেটিক অ্যানালাইসিস করা হয়েছে, বিভিন্ন পেপার গুলো পাবলিশ হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো এভিডেন্স নেই যে ভাইরাসটা ম্যান মেড। ভাইরাসটা ন্যাচারাল, পুরো ন্যাচারাল, তার স্ট্রাকচারটা পুরো ন্যাচারাল। এর মধ্যে কোনো ম্যান মেড পোর্শনের কোনো এভিডেন্স এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যদিও বিভিন্ন সূত্রে আমেরিকা বিভিন্ন ধরনের কনস্পিরেসি থিওরিকে প্রমোট করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো সাবস্টেন্স এভিডেন্স নেই। তাই ইভেন সিমিলার অপিনিয়ন ডক্টর গুপ্তাও বললেন যে ভাইরাসটা ন্যাচারাল ভাইরাস, সেটা একটা অ্যানিমেলের থ্রুতে হিউম্যানে ট্রান্সমিট হয় এবং হিউম্যান টু হিউম্যান ট্রান্সমিট হয়। ডক্টর গুপ্তা যেটা বলেছেন যে চীনে একটা নিউ ইয়ার্সের জন্য পশু পাখি আনা হয়েছিল ওয়ান শহরে, এটা কি? বেসিক্যালি ইউহান শহরের চায়নার বিভিন্ন জায়গাতেই ওয়েট মার্কেট, অ্যানিমাল ওয়াইল্ড মার্কেট গুলি আছে। ওয়েট মার্কেট, তো উহান শহরে একটা ফেমাস ওয়েট মার্কেট আছে যেখানে বিভিন্ন দেশের ওয়াইল্ড অ্যানিমালস গুলোকে আনা হয়। যেহেতু নিউ ইয়ার ছিল, নিউ ইয়ারের আগের সময় মার্কেটে জেনারেলি মানে যেরকম হয় সব সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় পশু বলি দেওয়ার আগে পশু বলিকে একত্রিত করা হয়। সেই ওয়াইল্ড মার্কেটে চাইনিজ নিউ ইয়ারটা ছিল জানুয়ারির শেষ দিকে। তো অবভিয়াসলি তার আগে ওয়াইল্ড মার্কেটে প্রচুর অ্যানিমেল আনা হয়, কিন্তু এদেরকে খুব অস্বাস্থ্যকর ভাবে, খুব কম স্পেসে অস্বাস্থ্যকর ভাবে বিভিন্ন প্রজাতির ওয়াইল্ড অ্যানিমেল গুলোকে একসাথে রাখা হয়। তো সেই জিনিসটাকে বলা হয় যে ককটেল এনভায়রনমেন্ট। সেই ককটেল এনভায়রনমেন্ট থেকেই মোস্ট প্রবাবলি ভাইরাসটা স্প্রেড হয় এবং একটা অ্যানিমাল থেকে আরেকটা অ্যানিমাল এবং তারপর মানুষের মধ্যে ছড়ায়। আচ্ছা, একটা জিনিস যে আপনি যে কথা বললেন যে ডাক্তার গুপ্তার সাথে, বা আপনি বিস্তারিত বলেছেন, যেটা ত্রিপুরার জনগণ খুব ভালোভাবে দেখেছে এবং ওনাদের বিভিন্ন ওপিনিয়নও এটা বিভিন্ন সময় আলোচনা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। আপনি যেটা বুঝলেন যে অ্যাকচুয়ালি এই যে করোনা ভাইরাসের চরিত্রটা কীরকম, ক্যারেক্টারটা কীরকম? করোনা ভাইরাস এখন পর্যন্ত যে বেসিক্যালি দেখা গেছে ভাইরাস জেনারেলি মিউটেশন হয়, ভাইরাস বেসিক্যালি স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়। তো করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে খুব একটা স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়নি এখন পর্যন্ত। সে চায়না থেকে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে যে স্পেসিমেন গুলো কালেক্ট করা হয়েছে, খুব একটা জেনেটিক পরিবর্তন হয়নি। সেটা একদিকে ভালো লক্ষণ, মানে যখন ভ্যাকসিন ডিজাইন করা হয়, ভ্যাকসিন ডিজাইনে যদি ভাইরাসের গঠন পরিবর্তন হতে থাকে, তাহলে বারবার ভ্যাকসিন ডিজাইনের প্রশ্ন থাকে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাইরাসের খুব বেশি মিউটেশন না হওয়া বা চেঞ্জ না হওয়াটা একদিক থেকে ভালো। কিন্তু ভাইরাসটা খুবই এফিশিয়েন্ট, যে খুব এফিশিয়েন্টলি সে একটা মানুষ থেকে আরেকটা মানুষের মধ্যে ছড়ায়। এবং অন্যান্য ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা ফ্লু ভাইরাস বা অন্যান্য যে ভাইরাস গুলো এসেছিল অতীতে, এদের যে ধরনের এফিসিয়েন্সি, তার থেকে করোনা ভাইরাসের এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি রোগ ছড়ানোতে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যে মানে এই যে ভাইরাসটা আপনি আগে বলেছিলেন যে ভাইরাসটা বাতাসে থাকে না, বাতাসে এটা স্প্রেড হয় না। এবং আজকে আরেকজন ভেলুর থেকে একজন চিকিৎসক বিস্তারিতভাবে, বিশিষ্ট চিকিৎসক আপনার কথাই বলছিলেন যে ভাইরাসটা যদি এটাকে মানে ডিস্টেন্সে রাখা যায়, লকডাউন মানা যায়, তাহলে ভাইরাসটা নাকি এটার বেশি দিন এটা বাঁচে না ভাইরাসটা। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এটার যে রিসার্চে কি বলছে? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এই ভাইরাসটা একটা ব্যাপার হচ্ছে ভাইরাসটা
এয়ারবোর্ন না, দ্যাট মিনস বাতাসে ভাইরাসটা ছড়ায় না, তাই ভাইরাসটা ছড়ায় একজন থেকে আরেকজনের শরীরে। তাই বেসিক্যালি যদি ডিস্টেন্স মেনটেন করা যায়, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা যায়, মাস্ক ইউজ করা যায়, পার্সোনাল স্পেস মানে মাস্ক ইউজ করলে প্রত্যেকেই যদি মাস্ক ইউজ করে, তবে কি হয় প্রত্যেকের মুখের থেকে যে ড্রপলেটস গুলো বা হাঁচি বা কাশির সঙ্গে যে ড্রপলেটস গুলো বেরোয় সেগুলোকে আমরা অনেকটা আটকে দিতে পারি। আমরা কিছু রিসেন্টলি একটা স্টাডিতে দেখা গেছে যে এমআইটি, বস্টনের এমআইটিতে একটা লেজার দিয়ে হাই স্পিড ক্যামেরা দিয়ে দেখা গেছে যখন আমরা মাস্ক পরি আর যখন আমরা মাস্ক না পরি তার মধ্যে কতটা ডিফারেন্স। ইভেন আমরা যখন কথা বলি, নর্মাল কথা বলি, হাঁচি বা কাশি ছাড়াও আমরা যখন নর্মাল কথা বলি তখন আমাদের মুখ থেকে ড্রপলেটস ছড়ায়, কিন্তু আমরা যখন মাস্ক পরে রাখি তখন অলমোস্ট 98% ড্রপলেটস মাস্কে আটকে যায়। তাই মাস্ক পরাটা একটা কম্পালসারি। ইউএসএ এখন কম্পালসারি করে দিয়েছে, যেসব স্টেট গুলোতে মানে লিফট করছে লকডাউন সেইগুলোতে কম্পালসারি করে দিয়েছে মাস্ক পরা। আমাদের অফিস গুলোতে, কোম্পানি গুলোতে যেখানে আমরা কাজ করছি সেই লকডাউন সিচুয়েশনে আমাদের কম্পালসারি মাস্ক পরে রাখা। আপনি যেটা ডাক্তার গুপ্তর সাথে যে কনভারসেশন করেছেন সেটা থেকে একটা জিনিস তো মানে স্পষ্ট হয়েছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো যে এতদিন ধরে যে থিওরিটা সামনে আসছিল যে এটা মানে মানব তৈরি একটা ভাইরাস, এটা একদমই সামনে এটা কোনো তথ্য আসছে না, তাই তো? এখন পর্যন্ত আমেরিকার কাছে, আমেরিকা বিভিন্ন সময় আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো বলেছে চাইনিজ ভাইরাস বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাকিউজ করেছে, কিন্তু সেরকম এভিডেন্স সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডের কাছে সেরকম কোনো এভিডেন্স নেই। আর আমি আপনাকে একটা জিনিস গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, যদি তার 1% সায়েন্টিফিক ক্লু থাকে তাহলে আমেরিকান সায়েন্টিস্টরা অত্যন্ত স্মার্ট, যেখানে ওরা এই ব্যাপারটাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে। তো এখন পর্যন্ত যেহেতু খুঁজে বের করতে পারেনি এবং এরা কোন ধরনের সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড থেকে কোন ধরনের ফ্ল্যাগ তোলা হয়নি, আমি আপনাদের একটা কথা বলতে চাইছি, এই ফ্ল্যাগটা হয়তো ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে তার বিভিন্ন ধরনের প্রেস কনফারেন্সে, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক কথাই বলে থাকেন যার কোনো সায়েন্টিফিক এভিডেন্স বা ব্যাকিং থাকে না, কিন্তু কোন সায়েন্টিস্ট কোন রকম তার পাবলিকেশনে বা আমি সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডকে ফলো করি, সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড কোনোদিন এই এখন পর্যন্ত ম্যান মেড ভাইরাস বলে কোনো এভিডেন্স এখন পর্যন্ত দেয়নি। এক্স্যাক্টলি সেম কথা ডক্টর গুপ্তা বললেন। আর যদি কোন ধরনের কম্পেনসেশন বা কোন ধরনের লসুট ফাইল করা হয়ে থাকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে, সেটা আলাদা ব্যাপার, সেটা চায়নার ইরেসপন্সিবিলিটি বা বিভিন্ন ধরনের কারণে হতে পারে, কিন্তু চাইনিজরা ভাইরাস বানিয়েছে এবং বানিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে এই তথ্যটা এখন পর্যন্ত কোনো এভিডেন্স নেই। আচ্ছা, একটা জিনিসকে আপনারা যেহেতু নিয়মিত রিসার্চ ওয়ার্কের সাথে আছেন, এটা কি বলা যেতে পারে যে এই ভাইরাসটার আয়ুষ্কাল কতদিন থাকবে? এটা বড় একটা প্রশ্নটা খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নটার এখন পর্যন্ত উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ অতীতে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের ভয়ঙ্কর রকম ভাইরাস যেগুলি উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু তারপর সময়ের সাথে সাথে মিশে গেছে। ইভেন কিছু কিছু ভাইরাসের ভ্যাকসিন ডিজাইন হয়নি। আজ পর্যন্ত দেখুন এইচআইভির প্রপার ভ্যাকসিন নেই। এমনও হতে পারে যে করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন বেরোলোই না, ভাইরাসটা আস্তে আস্তে নিজে নিজে মিশে গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু কিছু এভিডেন্স, যে ডক্টর গুপ্তার সাথে আমরা গতকালকে কথা বললাম, উনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন যে বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন থেরাপিগুলি, অ্যাটলিস্ট 3-4টা ভ্যাকসিন থেরাপি, ইউকের ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির একটা ভ্যাকসিন নিয়ে বেশ ভালো রিসার্চ চলছে, শিকাগোর একটা ইউনিভার্সিটির একটা মলিকুলার নিয়ে ভালো রিসার্চ চলছে, ওগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ করেছি। তো ভ্যাকসিনের কিছু কিছু লিড আছে, কিন্তু সেই লিড গুলোকে ক্লিয়ার কাট বুঝতে গেলে আমাদের আর একটু সময় লাগবে, আরো কয়েক মাস সময় লাগবে। একটা জিনিস আজকেই আমাদের যে পিজিআই চণ্ডীগড়ে আজকেই একটা ভালো খবর এসছে, সেটা হলো ভ্যাকসিনটা যে দিয়েছে এটা সাকসেসফুল হয়েছে, একথা পিজিআই চণ্ডীগড় বলছে। তো আমরা যেটা জানতে পারছি আমেরিকা তো নাকি সাকসেসফুলি কিছু কাজ হয়েছে, গোটা বিশ্বে হচ্ছে, তাহলে কি গোটা বিশ্ব কি আশার আলো দেখতে পাচ্ছে? আমি একটা জিনিস আমি পজিটিভ, যে মানে আমাদের সেই ডক্টর গুপ্তার ডিসকাশনে সেই বিষয়টাই বেরিয়ে এসছে
যে পিজিআই চণ্ডীগড়ের যে ইনস্টিটিউটটা খুব ভালো রিসার্চ করে আমি জানি, আমি ইন্ডিয়া থাকতে ফলো করতাম এদেরকে। এখানকার বিভিন্ন ভ্যাকসিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুলি বা ইভেন ইউকে এখন একটা কি দাঁড়িয়েছে, এখন সারা বিশ্বের সায়েন্টিস্টরা এক হয়ে গেছে, যেহেতু এনিমি আমাদের কমন, তো সব সারা বিশ্বের সায়েন্টিস্টরা এক হয়ে গেছে এবং নলেজ ট্রান্সফার হচ্ছে, নলেজ শেয়ারিং হচ্ছে, যে আমি যদি কোনো কিছু নতুন পেয়ে থাকি অন্যরা যেন এই জিনিসটা ওয়েস্ট না করে সময়। তাই সায়েন্টিফিক কমিউনিটির মধ্যে একটা ইউনিটি এসছে, সেই ইউনিটিতে প্রত্যেকে যার যার অংশটাকে শেয়ার করছে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কিন্তু একটু সময় লাগবে, ভ্যাকসিন রিসার্চ ওভারনাইট হয় না, অ্যাটলিস্ট কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশার আলো যেটা ডক্টর গুপ্তা বললেন, কিছু কিছু মলিকিউল যারা আইবিএম এর কম্পিউটার 77 মলিকিউলস খুঁজে বের করেছে, এবং ওই মলিকিউল দিয়ে অ্যাটলিস্ট ভ্যাকসিনের মতো এফিশিয়েন্টলি না হলেও ভাইরাসটাকে অ্যাটলিস্ট স্লো ডাউন করা যাবে, সেরকম কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে, যেখানে ভাইরাসটার যদি কারোর শরীরে ভাইরাস ঢোকে তার স্প্রেডটাকে কমিয়ে দেওয়া যাবে বা অ্যাটলিস্ট তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচানো যাবে, সেরকম কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু ভ্যাকসিন যদি পেয়ে যাই আমরা, ভ্যাকসিন পেয়ে গেলে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট থিং, যে ভাইরাসটা তখন আমাদের একদম টোটালি টেনশন ফ্রি হতে পারবো। কিন্তু তাছাড়াও বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কাজ চলছে, যে কাজগুলি হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে কিছু লিড পাওয়া যাবে। আপনি একদম খুব ভালো তথ্য আমাদের বিভিন্ন রাজ্যবাসীকে আপনি শেয়ার করছেন, যেটা দিয়ে রাজ্যের খুব ভালো উন্নতি হচ্ছে। সেটা হলো মানে আরেকটা জিনিস, এটা আপনাকে জানতে চাই যে আপনি গোটা বিশ্বের একটা অ্যানালাইসিস করেছিলেন, বিশ্বের যে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা কি। এখন আপনার সাথে যখন আমাদের প্রথম কথা হয়েছিল, অনেক দিন হয়ে গেছে, এখন কি বলতে পারবেন যে আমাদের কান্ট্রি ওয়াইজ কি অবস্থা করোনা ভাইরাসের? আমেরিকা আমার লাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স জানার মতো 54,000 ক্রস করে গেছে, এবং আমেরিকার অবস্থা একদিকে প্রচন্ড রকম চাপ, লকডাউন তোলার জন্য বিজনেসম্যানদের চাপ, কয়েকটা স্টেট জর্জিয়া বা টেক্সাসের মতো কয়েকটা স্টেট অলরেডি লিফট করে দিয়েছে গতকালকে থেকে। আমরা শিকাগোতে আছি, শিকাগোতে সিভিয়ার সিচুয়েশন এখনো চলছে, আমরা এখনো পিকে পৌঁছাইনি, অলমোস্ট 2000 ক্রস করে গেছে ডেথ। আমার লোকালিটিতে অলমোস্ট 300 জন লোক মারা গেছে এবং অলমোস্ট 2000 লোক ইনফেক্টেড। আমার ঘরের কাছে একটা টেস্ট সেন্টার খোলা হয়েছে, কারণ এত বেশি সংখ্যক লোক পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকার অবস্থা এখন সবচেয়ে বেশি, মানে পপুলেশন সবচেয়ে বেশি মারা গেছে আমেরিকায়। তবে সেই তুলনায় আপনি যদি শুনেন থাকেন ডিসকাশনটায়, ডক্টর গুপ্তা একই মত যে আমরা দুজনেই ইন্ডিয়ার সিচুয়েশনটাকে ফলো করছি আমেরিকা থেকে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিয়াতে মাল্টিপ্লিকেশন টাইমটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। মাল্টিপ্লিকেশন টাইম বাড়ার অর্থ হচ্ছে যে রোগটা সেইভাবে ছড়াচ্ছে না। আচ্ছা, আমেরিকায় মাল্টিপ্লিকেশন অনেক র্যাপিডলি হচ্ছে, সেই কারণে রোগটা প্রচন্ড তাড়াতাড়ি ছড়াচ্ছে। সেই তুলনায় ইন্ডিয়াতে সেই অনেকটা কম, অলমোস্ট 10 days প্লাস। তো সেই সেন্সে আমরা দুজনেই খুব আশাবাদী যে ইন্ডিয়ার সবগুলো পদক্ষেপ যা নেওয়া হয়েছে টাইমলি নেওয়া হয়েছে, টাইমের আগে নেওয়া হয়েছে, এবং আমরা মাস্ক অনেক আগে থেকে পড়ছিলাম ইন্ডিয়াতে, যেখানে আমেরিকাতে অনেক পরে আমরা মাস্ক পড়তে শুরু করেছি। অনেকগুলি ব্যাপার আমরা খুব আশাবাদী যে হয়তোবা সেই রকম খারাপ আমেরিকায় যেরকম আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, যে ধরনের মৃত্যু, যে ধরনের অসহায় অবস্থার, মানে কনস্ট্যান্টলি আমি যখন অফিসে যাই আমি দেখতে পাচ্ছি ইমার্জেন্সি ভেহিকল কনস্ট্যান্টলি 911 কল করছে, পেশেন্ট নিয়ে দৌড়াচ্ছে। তো একটা খুব বাজে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। সেই তুলনায় আমি বলবো ইন্ডিয়া অনেক বেটার পজিশনে আছে। ইতালির অবস্থা কি এখন? ইতালিতে এখনো লকডাউন চলছে, তবে ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি এগুলিতে মোটামুটি ইটালি সবচেয়ে বেশি ছিল। আমি যতটুকু জানি ইটালিতে এখনো কমপ্লিটলি ব্যান, লকডাউন তোলেনি, একটু একটু করে তোলা হচ্ছে। স্পেনে যেমন বাচ্চাদের অনেকদিন পর, প্রায় 6 to 8 weeks পর বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ডে ছাড়া হয়েছে। অফিস, স্কুল, কলেজ সবই এখনো বন্ধ আছে, তবে কিছু কিছু করে ওরা বিজনেস খুলতে শুরু করেছে, কিন্তু খুব কশাসলি খুলছে এরা, একদম ধুম করে সবকিছু খুলে না দিয়ে অল্প অল্প করে খুলছে। কিন্তু আমেরিকাতে দেখা গেছে জর্জিয়া বা টেক্সাসের মতো স্টেট গুলোতে একদিকে কেস বেড়ে চলছে, কিন্তু তারা খুলে দিয়েছে সব, সিনেমা হল খুলে দিয়েছে, জিম খুলে দিয়েছে, সেলুন, বারবার সবকিছু খুলে দিয়েছে। তো
আমার এখানে ভয়ের বিষয়টা হলো যে এখানে সিচুয়েশন কি হয় নেক্সট 2-3 উইকসে বোঝা যাবে। সেই খোলাটা কি ভালো হলো নাকি খোলাটা আরেকটু দেরিতে করলে ভালো হতো, সেটা নিয়ে ডিবেট চলছে এখন। আর চীনের সর্বশেষ কিছু খবর আপনার কাছে আছে? চীনের সর্বশেষ খবর আমি গ্যাদার করার চেষ্টা করছি আমার ইনফরমেশন থেকে। চীনের যতটুকু যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা ডক্টর গুপ্ত সিমিলার অপিনিয়ন শেয়ার করলেন আমার সাথে, যে চীনের যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা সেটা খুব একটা ভরসাযোগ্য না। তারা যে 3000 এর মতো একটা ফিগার দিয়েছে করোনা ভাইরাস ডেথ, সেই ফিগারটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য না, কিন্তু এক্সাক্ট নিউজটা আমরা পাচ্ছি না। আমি চেষ্টা করছি আমার চাইনিজ বন্ধুর থেকে খবরগুলি নেওয়ার। অনেক অনেক ধন্যবাদ হেডলাইন্স ত্রিপুরার সাথে কথা বলার জন্য। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।